एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है CHO क्लासेस में। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें हम इम्पोर्टेंट MCQs कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन कंडीशंस। पार्ट 3 है इसका, ठीक है। इससे पहले जो कॉमन कंडीशन से हम 2 पार्ट इसके मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें GIT सिस्टम था और रेस्पिरेटरी सिस्टम था। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बने थे, ठीक है, वो सारे हमने उन वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के जो प्लेलिस्ट बना रखी है CHO MCQs के नाम से, आप वहां पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में मैं आपको जो कॉमन कंडीशंस हैं उनके, हम प्राइमरी हेल्थ जो केयर करते हैं एज ए CHO, आप जब बन जाओगे और SWC पर आप अपॉइंट हो जाओगे तो उस टाइम आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी और किस तरह से आप अलग अलग ऑर्गन्स की जो डिजीज है उसको किस तरह से कंसल्ट करोगे आपके पास जब पेशेंट आएंगे। तो उससे रिलेटेड जितनी भी आपके कॉमन कंडीशंस हैं, जैसे हार्ट की हमने इससे पहले हमने GIT के जो पढ़े थे उसमें जैसे कोई एब्डोमेन पेन का आ गया तो कैसे असेस करोगे आप उसको। तो आपको मैंने इसमें वीडियो में बताया कि किस तरह से आप एब्डोमेन को डिवाइड करके 9 रीजन में और उसको पेन असेस करते हैं कि कौन सी डिजीज का पेन हो सकता है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हार्ट, यूरिनरी सिस्टम और ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इसकी डिजीज हो सकती हैं उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, और उसके क्या क्या प्राइमरी हेल्थ केयर करते हैं वो मैं बताऊंगी। इनके साथ साथ हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी MCQs के साथ साथ हम इसकी थ्योरी भी साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, उसकी स्टडी करते जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको हार्ट, यूरिनरी सिस्टम और ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई जाऊंगी, उसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करेंगे हम MCQs को और उसके साथ साथ उसको मैं डिस्क्राइब भी करती जाऊंगी। तो आपका किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल पर इसको प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है रिस्क फॉर हार्ट डिजीज इंक्लूड। जो हार्ट डिजीज है उसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप कैसे देख करके उसको पता लगाओगे कैसे पेशेंट्स कैसे रिस्क होंगे, जिससे ये आप उसको एक्सप्लेन मतलब आप आइडेंटिफाई करोगे कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज का रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहले है हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज या ऑल ऑफ द अबाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है और वो स्मोकिंग करता है और साथ के साथ एक्सरसाइज भी नहीं करता है, उसकी जो लाइफ है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आरामदायक लाइफ स्टाइल है, ये सारे अगर उसमें साइन सिम्टम या फीचर्स दिखते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो पेशेंट है किसके रिस्क में आ सकता है, हार्ट डिजीज के रिस्क में आ सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ हार्ट इज, हार्ट हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक रिदम में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और एक होता है डायस्टोल करना, ठीक है। मतलब एक तो फैलना और सिकुड़ना, जिसको हम आसान भाषा में इस तरह भी समझ सकते हैं, हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये तो हमें पता ही होनी चाहिए, इस तरह की बहुत जनरल चीजें हैं और सभी हम साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीजें तो जनरल बातें हैं, ये आपको पता ही होनी चाहिए। तो रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं, पैल्पिटेशन बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिस्टोल बोलते हैं। जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलेंगे सिस्टोल, और जब हार्ट क्या करता है,
फैलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है, सिकुड़ना और फैलना। पैल्पिटेशंस का मतलब फील करके देखना, पैल्पेट करके देखना। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल और वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे हार्ट में, 2 आर्ट्रिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वाली अलग चीज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिस्टोल, उसको बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, ठीक है, हमारे हार्ट में क्या होते हैं, गार्डेड होते हैं, वॉल्व होते हैं, वो क्या होते हैं, गार्ड करते हैं, किससे कि जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में मिक्स नहीं हो, इस तरह से क्या होते हैं, उसमें कुछ वाल्व होते हैं, उससे वो क्या होता है, गार्डेड होते हैं, मतलब क्लोज और बंद होते हैं। तो ऐसा आपको वो बताना है, वॉल्व जो क्या होता है, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम, कहाँ से होता है वो, राइट एट्रियम से, एंड टू द राइट वेंट्रिकल गार्डेड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो गार्ड होता है उसको आपको बताना है कौन सा होता है, मिट्रल वाल्व होता है, ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, बाइकप्सिड वाल्व होता है, या फिर एरोटिक वाल्व होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है वो कौन सा होता है, मिट्रल वाल्व होता है, या फिर उसको बाइकप्सिड वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में खुलता है। अप्रोक्स वेट ऑफ हार्ट इज, हार्ट का जो वेट होता है अप्रोक्स कितना होता है, राइट आंसर है इसका बी, 300 ग्राम इसका होता है। मेल और फीमेल में क्या होता है, ये अलग अलग होता है, फीमेल में ये 250 ग्राम तक हो सकता है, और जो मेल होता है उसमें क्या होता है, इसका अप्रोक्स वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा मेल फीमेल, तो आपको क्या करना है, मेल का ही इसमें करना है, 300 ग्राम इसका अप्रोक्स वेट। व्हाट इज द रेस्टिंग एडल्ट हार्ट बीट, हार्ट बीट कितनी होती है, रेस्टिंग मतलब जो पेशेंट रेस्ट कर रहा है, सॉरी पेशेंट नहीं कह सकते हम इसको, एडल्ट है इसमें, तो रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग स्टेज में जो हार्ट बीट होगी वो क्या होगी, हार्ट बीट क्या होती है, कभी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो अकॉर्डिंग टू उसकी फिजिकल जो एक्टिविटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पर जब यहाँ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, रेस्टिंग स्टेज में एक एडल्ट है उसकी हार्ट बीट क्या होगी, तो 40 to 60 होगी, 80 to 100 बीट होगी, 60 to 80 बीट होगी, या 70 to 90 बीट होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा 60 to 80 बीट इसकी होती है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, एवरेज अगर 72 होती है, बट एग्जैक्ट हम 72 नहीं कह सकते। तो इसकी जो हार्ट बीट होती है वो किस किस के बीच में होती है, 60 से लेकर 80 के बीच में होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 80 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये क्या हो जाती है, दूसरी कंडीशंस आ जाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया हो जाता है। अगर हार्ट बीट 80 से ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया बोलेंगे, और 60 से कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं। ये नॉर्मल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है आप तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ये चीजें भी, कि टैकीकार्डिया क्या होती है और ब्रेडीकार्डिया क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्टम इज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसका कौन सा सिम्टम इसमें से आपको देखने को मिलेगा, पेन और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, डायरिया, हेडेक और स्लीप डिसऑर्डर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, पेन और डिस्कम्फर्ट चेस्ट में होगा। तो उस अगर ऐसा सिम्टम है तो उसमें कौन सी डिजीज के सिम्टम हो सकते हैं, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के सिम्टम हो सकते हैं। ये वाला हो नहीं सकता, डायरिया नहीं हो सकता, हेडेक भी नहीं है, और स्लिप डिसऑर्डर भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेन और डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट। यूज टू डायग्नोस CAD, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ट्रीडमेल स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट है, ECG है, ऑल ऑफ द अबाव है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सारे ही जो टेस्ट हैं वो क्या किया जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट है, ये स्पेशली इसके लिए ही किया जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है, पेशेंट की हिस्ट्री लिया जाता है और ECG भी की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन द हार्ट कॉलाज्ड आर्टरी कॉज अ हार्ट अटैक, इन द ब्रेन इट कॉज,
ठीक है। अगर हार्ट में कोई आर्टरी क्या होती है, क्लोज हो गई है, बंद हो गई है, तो उसका कॉज क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। पर इसी तरह से अगर ब्रेन में कोई आर्टरी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो उसका कारण क्या होगा, माइग्रेन होगा, मेंटल इलनेस होगा, स्ट्रोक होगा या सीजर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी आंसर होगा। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। अगर ब्रेन की कोई आर्टरी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, कोई क्लॉट हो जाता है उसमें, तो इसकी वजह से ब्रेन को क्या नहीं पड़ पाती है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, और इसकी वजह से क्या आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है। जिस तरह से हार्ट अटैक होता है, उसी तरह से क्या होता है, ब्रेन में जब आर्टरी क्लोज हो जाती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, और हार्ट में जो आर्टरी क्लोज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हार्ट अटैक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट मीन्स दैट द हार्ट, ठीक है, स्टॉप बीटिंग, बीट्स डेंजरसली स्लो, हैज अ साइकिल ऑफ बीटिंग एंड स्टॉपिंग, या स्किप बीट। तो इसमें से क्या होगा, अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ गया तो इसका क्या मतलब होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको। तो स्टॉप बीटिंग हो जाएगा, या बीट डेंजरसली स्लो, बीट क्या होगी, बहुत धीरे धीरे चलेगी। हैज अ साइकिल ऑफ बीटिंग, या फिर ये बीटिंग जो होगी वो एक साइकिल में होगी, या फिर स्टॉपिंग हो जाएगी, या फिर स्किप्स बीट, जो बीट है वो क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, एक छोड़कर एक छोड़कर ये ऐसे स्किप होकर के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। कार्डियक अरेस्ट आता है तो उसमें क्या हो जाता है, हार्ट बीट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर अगर किसी को हो गया है तो उस टाइम उसका इमीडिएट अपन मैनेजमेंट क्या करेंगे। ऑप्शन है, एडमिनिस्टर 300 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन बाय ऑरली, पुट ऑक्सीजन मास्क एंड स्टार्ट ऑक्सीजन, गिव सीपीआर इन केस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, और ऑल ऑफ दी अबाउट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें हार्ट जो फेलियर हो जाता है उसमें करेंगे इमीडिएट। द कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के कॉमन साइन सिम्टम क्या है वो बताना है आपको। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑफ ट्रबल ब्रीदिंग है, फटीग है, स्वेलिंग है, या ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगर ये सारे ही कॉमन साइन सिम्टम होते हैं हार्ट फेलियर के, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाता है, फटीग हो जाती है, स्वेलिंग भी आने लग जाती है, और ऑल ऑफ दी अबाउ हो जाएगा। रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ हार्ट रिलेटेड डिजीज है, ऑप्शन ए है, वेट है, एज है, या ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। हार्ट फेलियर के ये सारे ही क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री भी हो सकती है, अगर पेशेंट को पहले से ही कोई हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, वेट है, ज़्यादा वेट हो गया उसका, एज के अकॉर्डिंग भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं हार्ट फेलियर के। एज जैसे जैसे बढ़ती है तो क्या होता है, हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन ट्रीटिंग हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, डेक्सामेथासोन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, एस्प्रिन है, या फिर MgSO4 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्प्रिन ली जाती है ब्लड को क्या करने के लिए, थिन करने के लिए। तो अगर हार्ट अटैक को ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें जो ड्रग्स यूज करेंगे वो कौन सी लेंगे, एस्प्रिन यूज में। साइन ऑफ हार्ट डिजीज इज इंक्लूड, इसके वार्निंग साइन आपको बताना है कौन कौन से इसके वार्निंग साइन होंगे हार्ट डिजीज की। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रीथलेसनेस होगा, हेडेक होगा, एक्सेसिव हंगर है, या फिर सडन वेट लॉस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रीथलेसनेस। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो वार्निंग साइन हो जाता है किसका, हार्ट डिजीज का, उसको हो सकती है। हेडेक, एक्सेसिव हंगर और सडन वेट लॉस ये इसके क्या नहीं होते, हार्ट जो डिजीज है उसके साइन नहीं होते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट डिजायरेबल बीपी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत इजी भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए कि जो डिजायरेबल बीपी है वो कितना होना चाहिए। 160 से 110 होता है, 130 से 90 होता है, या फिर 120 से 80 होता है, या 90 से 60 होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 120 से लेकर के
और जो डायस्टोलिक है वो कितना होता है 80 mm ऑफ Hg होता है। ये होता है डिजायरेबल बीपी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं, अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा। अगर 120 से 80 से की रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके इसमें आ जाता है हाइपरटेंशन की कंडीशन में। हाइपरटेंशन को भी कितने डिवाइड बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर बीपी आपका 140 से और 159 के बीच में आ रहा है, ठीक है, और 90 से 99 के बीच में आ रहा है तो वो हो जाएगा हाइपरटेंशन फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा। इसके बाद अगर 160 से आ रहा है आपका, ठीक है, 160 से लेकर के और 179 के बीच में आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका हाइपरटेंशन सेकेंड स्टेज है। और 180 से अगर ज़्यादा है तो वो कौन सा है, थर्ड स्टेज में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको ट्रू स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है द एल्डर वी गेट द ग्रेटर इज अवर रिस्क टू डेवलप हाई बीपी। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग बीपी भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरटेंशन शो सिम्टम इन मोस्ट पीपल, ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें हाइपरटेंशन के सिम्टम शो होते हैं। या फिर हाइपरटेंशन इज इनहेरिटेड शो दैट द बेस्ट वे इज टू टेक मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट है सी साल्ट कंटेन लॉस ऑफ मिनरल्स सो इट गुड फॉर हेल्थ। इसमें मिनरल्स कम होते हैं सी साल्ट में, इसलिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये। या फिर जैसे हाइपरटेंशन इज इनहेरिटेड, क्या हो जाता है, इनहेरिटेड हो जाता है हाइपरटेंशन सो दैट द बेस्ट वे इज टू टेक मेडिसिन। तो क्या करनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए हाइपरटेंशन को रोकने के लिए। ठीक है, ये बेस्ट वे है, क्या मेडिसिन लेकर के और हाइपरटेंशन को क्या कर दो, इनहेरिटेट कर दो या कम कर दो या बंद कर दो या रोक दो उसको इस तरह से। तो ये ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें से आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, हाई होता जाता है। ऑफ डेवलपिंग हाई बीपी कैन बी रिड्यूस बाय, हाई बीपी है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, रिड्यूस साल्ट इनटेक से, ईटिंग अ बैलेंस डाइट, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज और ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, सारे ही क्या करने चाहिए, इसमें यूज करने चाहिए। साल्ट भी कम लेना चाहिए, ईटिंग बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द साइन एंड सिम्टम ऑफ हाई बीपी। हाई बीपी का जो साइन सिम्टम है वो कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हेडेक एंड हैवीनेस इन हेड, वेट लॉस है, कॉन्स्टिपेशन है और टिनीनेस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाई बीपी का जो साइन सिम्टम शो होता है वो होता है कि हेडेक रहता है और सिर कैसा रहता है, भारी भारी सा रहता है। ऑफ आरबीसी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर कि जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है वो किसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन आपके सामने ये है, ये किडनी है, लीवर, स्प्लीन और थाइमस, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रगाह भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स रिलीज हिपेरिन और हिस्टामिन इन ब्लड। ऐसी जो ल्यूकोसाइट्स मैंने आपको बता दी है, जो ल्यूकोसाइट्स क्या है, एक तरीके से डब्ल्यूबीसी का टाइप्स हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स है वो ग्रेनुलोसाइट्स का ही एक पार्ट है, इसके अलावा जो और भी इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। इसमें भी इसको और पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स वगैरह है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको और डिटेल में जानना है कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी या ब्लड के बारे में, तो इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखी है अलग से, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर थ्योरेटिकल अगर एग्जाम आपका होता है तो उसमें भी आप अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हो ब्लड के बारे में और ब्लड सेल्स जो जो भी होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो पूछा गया है विच ल्यूकोसाइट्स रिलीज हिपेरिन, कौन सी ऐसी ल्यूकोसाइट्स है जो क्या रिलीज करते हैं, हिपेराइन और हिस्टामिन्स रिलीज करती है ब्लड के अंदर। अलग अलग जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उनके जो
फंक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसमें से आपको वो WBC बता दिए जो क्या करती है, हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन क्या होते हैं, एलर्जी से रिलेटेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेसोफिल्स होती है वो क्या रिलीज करते हैं, हिपेरिन और हिस्टामिन से रिलीज करती है। ठीक है, इसको हम एलर्जी से रिलेटेड भी कह सकते हैं। जब कोई किसी तरह की हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है तो ये क्या करती है, उससे बचने के लिए, उससे फाइट करने के लिए कुछ हिस्टामिन्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड में रिलीज करती है। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स है और इयोसिनोफिल्स है, इयोसिनोफिल्स भी एलर्जी से ही रिलेटेड है। न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाए, किसी भी तरह का कोई बॉडी में क्या होगी, इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे फाइट करने में ये काम करती है। ठीक है, विटामिन असेंशियल्स फॉर क्लोटिंग। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा जो विटामिन है, विटामिन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने जो न्यूट्रिशंस का जो पार्ट पढ़ा था इसी का, उसमें हमने अप्रोक्स जो सारे विटामिन है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और वहां पर भी ये क्वेश्चन आया था कि जो कौन सा जो विटामिन है वो ब्लड क्लोटिंग के लिए असेंशियल है वो बताना है। तो ऑप्शन है आपके साथ विटामिन सी, ए, के या बी। इजी क्वेश्चन है, आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर और साथ के साथ इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको चाहे तो स्टार लगा लेना। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के इज द असेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। कॉमन कंडीशंस, व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन हैज एनीमिया। एनीमिया क्या एक कॉमन कंडीशन है, लेकिन एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है एक पर्सन में, द बॉडी प्रोड्यूस टू मच आयरन, बॉडी बहुत ज्यादा क्या करती है, आयरन प्रोड्यूस करती है। या फिर बी ऑप्शन है द ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी, या फिर एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड में आरबीसीज नहीं होती है इनफ पर्याप्त मात्रा में। या सी ऑप्शन है आपका द ब्लड बिकम्स थिक, ब्लड क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। या फिर टू मैनी वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस, बहुत सारी जो WBC हैं वो बनने लग जाती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है क्या होगा कि एनीमिया की कंडीशन में एक पर्सन में क्या देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। ब्लड में क्या नहीं होता है, इनफ आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता है। प्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, आपको ये पता होने चाहिए सारे जो एनीमिया है किस किस टाइप के होते हैं और किस किस की वजह से होते हैं। तो आपको इसमें बताना है जो एप्लास्टिक एनीमिया है वो क्या है। ऑप्शन ए है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 B9 है, या फिर इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो है, या आरबीसी शेप्ड लाइक फार्मर सिकल्स है। ठीक है, ये अलग अलग जो एनीमिया है उसके अलग अलग रीजन है। तो आपको बताना है एप्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो तो सबसे पहले है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इन बोन मैरो, उसको हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो क्या करती है कि जो ब्लड का फॉर्मेशन करने का काम करती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड करती है बोन मैरो। जब बोन मैरो ब्लड का फॉर्मेशन सफिशिएंट मात्रा में नहीं करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और B9 की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा। ये भी क्या है, एनीमिया की ही कंडीशन है। तो ये हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं इसको। इसके अलावा जो डेफिशिएंसी B12 और B9 की वजह से उसको बोलते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पेन लेकर के कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और B12 और B9 की कमी की वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे मेगाब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा अगर आरबीसी की जो शेप है फार्मर जो सिकल होता है उसकी जैसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्लियर यहाँ तक। और एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जब बोन मैरो क्या होती है, ब्लड फॉर्मेशन नहीं कर, ब्लड का प्रोडक्शन इनसफिशिएंट मात्रा में करती है तो उसको बोलेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। क्लियर हो गया आपके ये सारी चीजें। ठीक है, एनीमिया के बारे में
इसकी वजह से होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉमन सिम्टम ऑफ मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अभी बताया था मैंने मेगाब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। तो अब इसका जो सिम्टम आपको दिखाई देगा बॉडी में वो कौन सा हो सकता है, ऑप्शन है आपके सामने, ग्लोटाइसिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है या एंसेफेलाइटिस हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाता है, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन द टंग, उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। इसके मेनिंजाइटिस हो जाते हैं, जो मेनिंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर जो लेयर होती है डिफरेंट टाइप्स की मेनिंजेस होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस आपको पता है, एंसेफेलाइटिस भी क्या होता है, ये ब्रेन से रिलेटेड ही होता है। ब्रेन में क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, एंसेफेलाइटिस कहते हैं। इसके अलावा जो ग्लोटाइटिस है और इससे रिलेटेड और भी हैं, जैसे स्टोमाटाइटिस, ठीक है, जिंजिवाइटिस है। जिंजिवाइटिस में क्या होता है, जो गम्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये चीज टर्म्स हैं, इनको आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जिंजिवाइटिस है वो क्या होता है, गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। ग्लोटाइटिस में क्या हो जाता है, ग्लोसाइटिस हो जाता है, टंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और एक चीज होता है स्टोमाटाइटिस। ये 3-4 जो टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं इससे रिलेटेड। तो स्टोमाटाइटिस में ये सारी क्या होता है, विटामिन B12 है, ये विटामिन B है, इसकी कमी की वजह से ही होते हैं ये जो। तो स्टोमाटाइटिस में क्या हो जाता है, जो आपका जो माउथ है, ठीक है, माउथ का जो एंगुलर है वो क्या हो जाता है, एब्रिविएशंस आ जाता है, उसमें कट फट जाते हैं, ठीक है। कई बार कैसे बच्चे का आपने देखा होगा कि जो माउथ है उसका जो एंगुलर्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, कटान हो जाते हैं, कट जाते हैं वो जो। तो किसकी वजह से होते हैं, वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स की वजह से ही होते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, स्टोमाटाइटिस क्या होता है, ग्लोटाइटिस क्या होता है, जिंजिवाइटिस क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ सीबीसी जो टेस्ट करते हैं उसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। कंप्लीट ब्लड सेल्स है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, या फिर कार्बियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट को हम क्या बोलते हैं, सीबीसी। साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर का क्या साइन सिम्टम होता है, पेलर है, कॉन्स्टिपेशन, नमनेस या लॉस ऑफ सेंसिटिविटी। इजी क्वेश्चन है, ए हो जाएगा पेलर। स्किन अगर पेलर दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है, उसमें ब्लड डिसऑर्डर है। सिम्टम ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज नॉट इंक्लूड, ठीक है, इसमें आ गया आपका नॉट आ गया, तो इसको ध्यान में रखना, नॉट इंक्लूड है। इसमें कौन सा होगा, जॉइंडिस है, ब्लड इन वॉमिटिंग है, मैलेज है, या फिर हाइपर वेंटिलेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइपर वेंटिलेशन किससे रिलेटेड है, हाइपर वेंटिलेशन आपके हार्ट से रिलेटेड है। जबकि जो जॉइंडिस है वो भी किससे, ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड। इसमें भी क्या हो जाता है, आरबीसी का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। ब्लड इन वॉमिटिंग आ रहा है, मैलेज हो गया है, स्किन आपकी क्या हो गई, मैलेज टाइप में हो गई है। तो उसमें भी ये सारे ब्लड डिसऑर्डर के साइन सिम्टम है। बल्कि जो हाइपर वेंटिलेशन है ये ब्लड डिसऑर्डर का साइन सिम्टम नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, आपका हार्ट से रिलेटेड है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज इन नॉट इंक्लूड। डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज नॉट इंक्लूड। ब्लड डिसऑर्डर है उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इंक्लूड नहीं है वो बताना है आपको। नोट को आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में रीड करो तो अगर उसमें नोट तो नहीं छुपा है। कई बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और नोट को नहीं पढ़ते हैं, नोट को स्किप कर देते हैं, तो और उस टाइम क्या हो जाता है, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस चीज को बहुत ध्यान रखें। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, नोट वाले क्वेश्चन है, उनको स्पेशली आपको 2 या 3 बार पढ़ के ही उन क्वेश्चन को क्या करना है, राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर इज नॉट इंक्लूड। नॉट आ गया इसमें, तो इसका बताना है कि ब्लड डिसऑर्डर को आपको डायग्नोस करना है, तो उसमें कौन सा इसमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट नहीं है। हिस्ट्री कलेक्शंस, चेक HbA1c एग्जामिन ऑफ फॉर जॉइंटिस एंड पेलर, या स्पूटम एग्जामिनेशन। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्पूटम एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है ब्लड डिसऑर्डर कर, बल्कि हिस्ट्री भी ली जाती है, हीमोग्लोबिन भी टेस्ट किया जाता है, सीबीसी भी टेस्ट करते हैं। जॉइंटिस और पेलर तो नहीं है, उसको भी एग्जामिन किया जाता है। जबकि जो स्पूटम एग्जामिनेशन है वो क्या होता है, बलगम का एग्जामिनेशन होता है, टीबी वगैरह के लिए किया जाता है। इसमें ब्लड डिसऑर्डर को चेक करने के लिए नहीं। आपको समझ में आ रहा है, हिस्ट्री भी हम इसके साथ साथ इसकी जो थ्योरी है वो भी हम साथ के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करती जा रही हूँ मैं। तो आप
क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जैसा भी आपका कमेंट है आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ताकि अगर किसी भी इम्प्रूवमेंट की और नीड हो तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ मेगाब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हम पढ़ चुके हैं क्या हो गया। इसके बाद अब आपको उसका मैनेजमेंट करना है, किस तरह से करेंगे, क्या क्या उसमें देंगे। तो ऑप्शन ए है अवॉइड इंजेक्शंस, या फिर गिव विटामिन बी एंड के, या इंजेक्शंस हाइड्रोकोबालामाइन एंड साइनोकोबालामाइन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स, या फिर प्रेगाब्लिन टैबलेट दी जाए। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है और B9 की कमी की वजह से होता है। तो इसमें क्या देंगे हम, फॉलिक एसिड देंगे। फॉलिक एसिड किसके लिए देंगे, विटामिन B9 की कमी को पूरा करने के लिए। और साइनाकोबालामाइन किसके लिए देंगे, क्योंकि इसका जो अदर नाम होता है विटामिन B12 का, उसका भी क्या नाम होता है, विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, साइनाकोबालामाइन बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है। तो हम इसके इंजेक्शन देंगे साइनाकोबालामाइन के, और विटामिन B9 की कमी को करने के लिए इसकी टैबलेट देंगे फॉलिक एसिड की। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। द मोस्ट लाइकली टू हैव एनीमिया, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें एनीमिया सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, या ओल्डर एडल्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वुमेन्स है, उसमें क्या हो जाता है, एनीमिया ज्यादा देखने को मिलता है। Which of these will result in abnormally large RBC and a condition called megablastic anemia। ठीक है, किसकी कमी की वजह से क्या होता है, आरबीसीज क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मली लार्ज हो जाती हैं, या फिर ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मेगाब्लास्टिक जो एनीमिया है उसके अंदर। ठीक है, सिंपल है, ये डिस्कस हम पहले ही कर चुके हैं क्या होगा इसमें। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्सीजन है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, विटामिन या फिर CO2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड में क्या हो जाता है, आरबीसीज क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है एबनॉर्मली, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेगाब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। Of the following is not a symptom of UTI। UTI मीन्स क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो इसमें आपको बताना है which of the following is not a symptom। UTI का कौन सा इसमें सिम्टम नहीं है। ठीक है, नोट आ रहा है ना, नोट छुपा हुआ था, इसको ध्यान में रखना आपको, यूटीआई का कौन सा सिम्टम इसमें नहीं है। तो बर्निंग मिक्चुरेशंस, ठीक है, मतलब इसमें जब मिक्चुरेशंस का मतलब आपको सब पता है, बर्निंग ऑफ मिक्चुरेशंस, जलन होती है मिक्चुरेशन के टाइम में। डिस्यूरिया, डिस्यूरिया मतलब पेन होता है, हेजिटेंस होता है, या फिर नेस्टिगेज्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, नेस्टिगेज्म होता है, ये आई से रिलेटेड है। इसमें आईज में क्या होता है, रात के टाइम में इसमें दिखाई कम देता है, तो इस कंडीशन को नेस्टिगेज्म बोलते हैं। हेजिटेशंस और इस तरह से डिस्यूरिया और बर्निंग ऑफ मैच्योरेशंस, ये सारे किससे रिलेटेड हैं, कि यूटीआई का जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे रिलेटेड है सारे के सारे, बल्कि जो नेस्टिगेज्म है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ये आई से रिलेटेड है। ऑफ क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस इज नॉट इंक्लूड। ठीक है, अगर किसी को प्रोस्टाइटिस हो गया है, ठीक है, बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस, और वो भी क्या है, क्रोनिक है। दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, क्रोनिक और अक्यूट। अक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए, क्रोनिक लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। तो अगर किसी में क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस हो गया है तो इसमें से कौन सा सिम्टम इसमें इंक्लूड नहीं है वो आपको बताना है। पेल्विक और पेरिनल पेन, या फिर रिकरेंट एपिसोड ऑफ सिस्टाइटिस, डिस्यूरिया, या फिर पॉलीयूरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा पॉलीयूरिया। इसमें पॉलीयूरिया का मतलब अमाउंट ऑफ यूरिनिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन कह सकते हैं, यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा हो जाती है उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। डिस्यूरिया अभी हमने बताया था। ठीक है, इसके अलावा रिकरेंट एपिसोड ऑफ सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस हो जाता है, सिस्ट बन जाती है, उसके क्या हो जाते हैं, बार बार से उसमें बनने लग जाती है, या फिर पेल्विक और पेरिनल पेयर इसमें होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही होते हैं, बल्कि जो पॉलीयूरिया है वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। प्रोस्टाइटिस में जो प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है प्रोस्टेट में, मेल में, तो उसमें ये सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, कौन सा, पॉलीयूरिया। बल्कि जो पेल्विक पेन भी होने लग जाता है, सिस्ट भी उसमें क्या हो जाता है, सिस्ट में भी इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और जब यूरिनेशन करता है तो उसमें क्या हो जाता है, पेन भी होता है। बल्कि जो पॉलीयूरिया वो देखने को नहीं मिलता।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटीआई? यूटीआई का कौन सा करेक्टर नहीं है? मेल विथ पेरिनल पेल्विक एंड प्रोस्टैटिक पेन होता है मेल में, ठीक है। मेल में क्या है? मेल में पेरिनल पेल्विक और प्रोस्टैटिक पेन होता है। वुमेन किससे किससे ग्रसित रहती है? अल्सर, हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर एसटीडी, अगर किसी को किसकी रिस्क फैक्टर हो? एसटीडी की, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज, ठीक है। इससे अगर वो उसके रिस्क फैक्टर है, उसकी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड किसी वुमेन में, तो उसमें भी क्या देखने को मिलते हैं? यूटीआई के लक्षण देखने को मिलते हैं। या फिर नॉन प्रेग्नेंट हेल्दी वुमेन विथ क्लियर हिस्ट्री सजेस्टेड ऑफ यूटीआई, या फिर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक, या फिर क्या हो सकता है? अगर पेशेंट को कोई सीवियर हेडेक हो रहा है तो वो भी उसमें क्या आ सकता है? यूटीआई के लक्षण दिख सकते हैं या नहीं दिख सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए चारों ऑप्शंस। अगर मेल है तो उसमें क्या पेल्विक या प्रोस्टैटिस पेन दिख रहा है। वुमेन में क्या दिख रहा है? एसटीडीआई के रिस्क फैक्टर है वो। या फिर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, हेल्दी वुमेन है विथ क्लियर हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ यूटीआई, तो उसमें यूटीआई हो सकता है क्या? या फिर पेशेंट जिसमें क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है, तो उसमें यूटीआई हो सकता है क्या? तो आपको इसमें से बताना है जिसमें नहीं हो रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सीवियर हेडेक, तो उसको यूटीआई होने के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकते, बल्कि ये तीनों हो सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, हेल्दी है, तो उसको भी क्या हो सकता है? यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। एक वुमेन है, उसको क्या एसटीडी के रिस्क फैक्टर है, उसको भी क्या हो सकते हैं? यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। और मेल है जो क्या है? पेरिनल और पेल्विक प्रोस्टेट पेन है, उसको तो भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को सीवियर हेडेक हो रहा है तो उसमें यूटीआई का इन्फेक्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑफ यूटीआई एस, यूटीआई का क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? साइनोसिस, या पाइलोनेफ्राइटिस, या साइनोफिलाइटिस, या फिर लैरेंजाइटिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पाइलोनेफ्राइटिस, इसका कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है? जो नेफ्रॉन है उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है यूटीआई का। बल्कि जो साइनोसिस है, इसमें साइनोसिस के होने के चांसेस नहीं। साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना है। साइनोफ्लोवेटाइटिस का मतलब होता है कि फ्लोवेटिस, ये एक ऐसी चीज है, ये अलग टर्म्स है इसकी। इसमें क्या होता है कि अ पर्सन हु लव्स द डॉग्स, इसका मतलब ये होता है साइनोफिलाइटिस का। और लैरिंजाइटिस का मतलब तो ये होता है इन्फ्लामेशन, इस लैरिंग्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस तरह की डिजीज होती है। बल्कि जो इसका कॉम्प्लिकेशन है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन इन नेफ्रॉन, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूटीआई का ट्रीटमेंट कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है कॉट्राइमेजोल ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज, 5 दिन तक कॉट्राइमेजोल देंगे, दिन में 2 बार। या फ्लूकानोजोल देंगे ट्वाइस डेली अप टू 3 to 5 डेज तक देंगे। टैबलेट सेफेक्सिम देंगे 100 ट्वाइस अ डे। या फिर SSRIs ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, SSRIs ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज ना। ये हो गया इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर, SSRI ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज तक देंगे। ये वाली दवाई नहीं देंगे इसमें। ये किसके लिए दी जाती है? ये क्या होती है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है। डिप्रेस हो जाता है किसी को तो उस टाइम ये दी जाती है। बल्कि ये सारी जो मेडिसिन है वो यूटीआई के अंदर दी जाती है। यूटीआई अफेक्टेड इन गर्ल्स, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें जो गर्ल्स इफेक्टेड होती है उनको कितना परसेंटेज होता है? 1.5 to 2% होता है, 6 to 8% होता है, 20 to 25% होता है, 9 to 0.2 से लेकर के 12% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, 6 to 8% गर्ल्स इससे अफेक्टेड रहती है। बल्कि जो मेल होते हैं वो क्या होता है 1.2 से 2% तक होते हैं। मेल कम होते हैं यूटीआई से अफेक्टेड, बल्कि जो फीमेल्स हैं या फिर गर्ल्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं ड्यू टू द शॉर्टनेस ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। जो मेल्स है उसमें यूरेथ्रा का साइज क्या होता है? छोटा होता है, सॉरी लॉन्ग होता है। और जो फीमेल है या मेल गर्ल्स होती है उसमें यूरेथ्रा क्या होती है? शॉर्ट साइज में होती है। इसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थे हमारे आज के important MCQs रिलेटेड टू हार्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर यूरिनरी सिस्टम्स, ठीक है, और ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
और इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो या नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर